जी हां दोस्तों, महज एक फोन कॉल और संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन से ठीक पहले अमित शाह कैसे आ गए घुटनों पर और संसद में आकर जवाब देने के लिए हो गए तैयार। आखिर किसकी थी वो फोन कॉल और राहुल गांधी ने कौन से ऐसी रणनीति बनाई और बिसात बिछाई जिसके जाल में अमित शाह फंस गए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ये तो गजब स्थिति है। 20 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र को पूरी तरह अपने एरोगेंस वाले अहंकारी फैसले के चलते भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस करा दिया। अमित शाह संसद में आने को तैयार नहीं थे, मगर अचानक अमित शाह आकर के ये कहते हैं कि हां, मैं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। शर्त यह है कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर को लिख करके दे कि हंगामा नहीं करेंगे और वॉकआउट नहीं करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर वो एक फोन कॉल कौन सी थी और उसमें किन किन चिंताओं का जिक्र किया गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी देश के स्तर पर राजनीति को धराशायी करने वाली जिसमें चिंताएं दिखाई गई। और अमित शाह ने सारे गुणागणित करने के बाद में मीडिया में आकर के ये बयान दिया कि मैं 12 अगस्त 3 बजे से लेकर के 13 अगस्त 3 बजे तक चर्चा के लिए तैयार हूं। गजब स्थिति है दोस्तों। वो अमित शाह जो बीते 21 दिनों से संसद के परिसर में आकर के चुपचाप अपने केबिन में निकल जाते थे, संसद के भीतर जहां पर संसद की कार्यवाही चलती थी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, मगर अब उन्होंने कह दिया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि सभी सवालों के जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। विपक्ष के पाले में गेंद डालने की कोशिश की और अब लिखकर चाहते हैं लिखित में कि वो विपक्ष लिखित में दे कि चर्चा के लिए वो तैयार हैं, मैं जवाब दूंगा। अमित शाह के बयान के ठीक बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग अमित शाह के भाषण में इंटरेस्ट नहीं रखते, हम जानना चाहते हैं बच्चों पर गोलियां किसने चलवाई, उन छात्रों जेनजी पर बर्बरता के लिए किसने कहा, पायलट गन का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे नेता जिन बच्चों को, छात्रों को आतंकी से लेकर गटर जनरेशन कह रहे थे, वो किसके निर्देश पर क्या कुछ कह रहे थे। मगर दोस्तों, इंतहा देखिए, थेथरोलॉजी की इंतहा कि अमित शाह क्या कहते हैं। अमित शाह कहते हैं कि सबसे पहले तो लापता, भाग गए और भगोड़े जैसी भाषा सुनाई दे रही है संसद में। यानी कि अमित शाह अपने सरकारी आवास में नर्म बिस्तर पर, आरामदेह कमरे में, एसी लगे हुए कमरे में, बेहतरीन तरीके से टीवी की स्क्रीन पर निगाह जमाए हुए एक एक बातें वो राहुल गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे की सुन रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था ना कि एसी रूम से खींच करके लाएंगे गृह मंत्री अमित शाह को और संसद में जवाब देना होगा। अमित शाह को वो बात चुभ रही है कि साहब, हमें, मेरे लिए जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा क्यों प्रयोग की गई। दोनों सदनों में जिस अंदाज में हंगामा रहा, अब मैं बोलने के लिए तैयार हूं। अब दोस्तों, दरअसल हुआ क्या, दरअसल इस पूरे परिप्रेक्ष्य में और इसके आईने में आप देखें, इसके अलग अलग 3 एंगल को उठा करके देखें। एक तरफ जंतर मंतर के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुर्गों के जरिए, एबीवीपी के कुछ उत्पाती लोगों के जरिए झारखंड का आंदोलन हाईजैक कराया और फिर वहां पर पुलिस को लाठी चलाने पर मजबूर करवाया, ताकि अमित शाह संसद में तभी बोल पाएंगे जब विपक्ष के खिलाफ एक ऐसा कोई पॉइंट आ जाए जिस पॉइंट पे जाकर के अमित शाह सारा भाषण केंद्रित कर देंगे। और दूसरा यह कहा जा रहा है कि अमित शाह दरअसल इंतजार कर रहे थे कि 13 तारीख तक, अगस्त तक संसद का मानसून सत्र है। अगर हमारे पास में ऑपरेशन डिलिमिटेशन और परिसीमन के लिए पर्याप्त जो 2 तिहाई आंकड़ा है वो हो जाता है, तब तो मैं छाती ठोक करके जाऊंगा सदन में और सब कुछ जवाब दे दूंगा। अगर नहीं होता है तो किसी तरीके से टाइम बाय करूंगा, यानी कि वक्त काटूंगा। जैसे कि टेस्ट मैच में, क्रिकेट में आप कई बार देखते हैं आखिरी दिन के 2-3 विकेट बची होती है और 2-3 घंटे बचे होते हैं जीत हार के लिए, टेस्ट ड्रॉ कराने के लिए बस टाइम निकालते हैं, रन नहीं बनाया जाता है। तो दरअसल अमित शाह टेस्ट मैच के आखिरी दिन की तरह टाइम बाय कर रहे थे। मगर दोस्तों, इस बीच में जेनजी ने, अभिजीत दीपिके ने जो ऐलान किया
कि एक बार फिर से हम सड़कों पर उतर रहे हैं और इस बार देश के तमाम राज्यों में, चूंकि तमाम राज्यों की बात आप करेंगे तो 22 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है जहां पर घेराव होगा। और उस घेराव की शुरुआत 15 अगस्त से ही अभिजीत दीपिके ने कर दी थी कि 15 अगस्त एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे होंगे और दूसरी तरफ हम मोदी सरकार की उन कमियों को लेकर के जनता के बीच में आवाज उठा रहे होंगे। यानी कि दोस्तों ये ऐसी स्थितियां थी जिन स्थितियों को बीजेपी से ज्यादा उनकी सहयोगी पार्टी परेशानी में खुद को देख रहे थे आने वाले दिनों में। जाहिर तौर पर राजनीति है, यहां राजनीति का गुणागणित सिर्फ अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और अपने अपने फायदे और नंबर गेंद के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ऐसे में आज अमित शाह और मोदी अगर सत्ता में है, सरकार में है, कल वक्त बदल सकता है, स्थितियां बदल सकती हैं, मगर अब ये वो दौर नहीं है जिसमें सूत्रों के हिसाब से या फिर अपने अपने नजरिए के हिसाब से पत्रकार खबरों को पब्लिक डोमेन में रखें। दरअसल सूत्र ही कुछ ऐसी खबरें लेकर के आए जिसमें यह कहा गया कि दरअसल बीजेपी की सहयोगी पार्टियां और खास तौर पर दो सहयोगी पार्टियां, क्योंकि इस बीच में अकाली दल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लाने की कोशिश की, आपने देखा, तो दूसरी तरफ नायडू और नीतीश ने जिस अंदाज में अपने अपने प्रदेश की राजनीति को देखा और वहां पर अब जेनजी का जो आक्रोश दिख रहा है, जिस आक्रोश की सुगबुगाहट आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रही है और जिस आक्रोश की सुगबुगाहट अब बिहार में दिखाई दे रही है, या बिहार में लोग तो सड़कों पर भी हैं, ऐसी स्थिति में नीतीश भी हैरान और परेशान नहीं। नीतीश भी ये सोच रहे हैं कि अगर अभी तक उनसे सब कुछ बीजेपी ने धीरे धीरे छीन लिया है और ये जेनजी अगर बिहार में जिस तौर पर आई तो फिर वहां पर बीजेपी को सिर्फ नुकसान नहीं होगा बल्कि जेडीयू की बची खुची राजनीति को भी डेंट नहीं लगेगा, धराशायी होने के कगार पर आएगी। और ऐसे में खबर आई कि एक फोन कॉल जिसमें नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। अब प्रधानमंत्री मोदी से बात करने का संसद के मानसून सत्र के खत्म होने के एक दिन पहले का क्या औचित्य है, क्योंकि कोई ऐसी नई स्थिति नहीं है क्योंकि ऑपरेशन डिलिमिटेशन या परिसीमन बिल तो पहले ही खटाई में पड़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है, दो देश की राजनीति को दशकों से कवर कर रहे हैं कि दरअसल अपने सहयोगी पार्टियों के दबाव में उनके कहने के कारण अमित शाह से प्रधानमंत्री मोदी संसद में बयान दिलवाने के लिए कहीं न कहीं उन्होंने दबाव डाला कि एक दिन के बाद संसद का मानसून सत्र खत्म हो रहा है और ऐसे में अगर इसी मैसेज के साथ में संसद का मानसून सत्र खत्म होगा कि मोदी और शाह संसद के मानसून सत्र में एक दिन भी नहीं आए, जिन जवाबों को पूरा देश चाहता था उन सवालों के जवाब पर मोदी और शाह जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सके, आने वाले दिनों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए धराशायी करने वाली होगी। ऐसी स्थिति में अब महज 1.5 दिन का जो समय बचा है, उस 1.5 दिन में भले ही चंद लाइनें, भले ही चंद बातें अमित शाह जाकर के संसद में बोलें ताकि यह कह सकें कि देखो हमने तो विपक्ष के सवालों का जवाब दे दिया, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि अमित शाह तो वो बातें कहेंगे जो बातें उनको कहनी है, जो भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह के अनुकूल होगी और जिसे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि हम भाषण नहीं सुनना चाहते हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन वॉकआउट करेगा। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के लिए जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में एक मैसेज देने का एक मौका मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि मणिपुर में पूरा सत्ता पक्ष बैकफुट पर था, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर जाने के लिए बार बार जोर डालता रहा, लेकिन वो नहीं गए, चर्चा कराने की बात करता रहा मगर संसद में चर्चा नहीं की और आखिर में एक दिन आए, महज 1.5 मिनट तक उन्होंने सिर्फ मणिपुर पे बोला और वो बातें नहीं बोली जिन बातों की जरूरत थी। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और उसके बाद उसी वॉकआउट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने जनता में एक भ्रम वाले नैरेटिव फैलाने की शुरुआत कर दी और उनका ये 56 इंची छोटा बंदर गटर मीडिया उछल उछल कर उस नैरेटिव को किस तौर पर जनता के बीच में परोसता रहा। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों 12 अगस्त की रात को उत्पन्न हो गई जिसमें मोदी और शाह को संसद में उन सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो फिर एक ऐसी स्थिति संसद में देखने को मिलेगी जिसमें अमित शाह बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि दो ही स्थिति है, या तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अयोग्य हैं या फिर वो दोषी हैं। अगर उन्होंने पायलट गन, लाठीचार्ज, बर्बरता और सबका आदेश नहीं दिया और उनके अधीन आने वाली दिल्ली की पुलिस ने मनमर्जी करते हुए किया तो इसका मतलब यह है कि वो अयोग्य हैं। और अगर उनकी तरफ से, उनके मंत्रालय की तरफ से
आदेश गया तो इसका मतलब कि वो दोषी हैं। दोनों ही हाल में अमित शाह के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। और ये स्थिति सिर्फ अमित शाह के लिए नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी और नेताओं के लिए है। इसीलिए शाह पर यह दबाव डाला गया। तो फिर इंतजार कीजिए शाह बोलते क्या हैं। मगर दोस्तों जागरूक रहिए। मैंने कल के अपने शो में आपको बताया था, उन सवालों की एक लिस्ट आपके सामने रखी थी। उन सवालों की लिस्ट को लेकर मैं अमित शाह के भाषण में उनको टटोलने की कोशिश करूंगा कि कितने सवालों का जवाब दिया डंके की चोट पर। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।